अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं रियल स्टोरी शहाबुद्दीन गौरी। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। मेरा नाम मंजूर अहमद। हमारे चैनल पर आप लोग नए आए तो भाई लोग हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलो फिर शुरू करते हैं वीडियो। शहाबुद्दीन की ये स्टोरी पूरी देखते हैं, क्या थे कैसे है, फिर स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बारे में बाद में बात करते हैं। लेट्स गो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जिस खास इंसान की हिस्ट्री से रूबरू कराने वाले हैं, उसकी गिनती इतिहास के उन चंद लोगों के साथ की जाती है कि जिन्हें आज के दौर में भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। जहां एक तरफ कुछ लोग इस इंसान को जालिम और कायर बताते हुए इसे हमेशा बुराई के साथ याद करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे अपना हीरो भी मानते हैं और उनका ये मानना है कि ये इंसान न सिर्फ होशियार और बहादुर था बल्कि रहमदिल भी था। हालांकि दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इस इंसान के बारे में बीच का रास्ता निकालते हैं, यानी वो ये तो मानते हैं कि ये इंसान हद से ज़्यादा बहादुर और होशियार था, लेकिन ये भी मानते हैं कि ये सख्त मिजाज और जालिम किस्म का इंसान था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इतिहास के सबसे विवादित किरदार और अक्सर इंडियन न्यूज़ चैनल्स का मुद्दा बनने वाले सिपह सालार यानी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में। वही मोहम्मद गौरी कि जिसकी वजह से ही आज से लगभग 800 साल पहले हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत का आगाज़ हुआ था। दोस्तों, वैसे तो लगभग सभी हिस्टोरियन ने ही अपनी अपनी किताबों में मोहम्मद गौरी के इतिहास को एक अलग अहमियत दी है, लेकिन फिर भी मोहम्मद गौरी से जुड़ी जो चीज़ ऐतिहासिक किताबों में सबसे ज़्यादा मशहूर है तो वो तराइन नाम की वो 2 जंगें हैं कि जो मोहम्मद गौरी ने भारत के सबसे बहादुर माने जाने वाले राजा यानी पृथ्वीराज चौहान से लड़ी थी। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मोहम्मद गौरी की पूरी हिस्ट्री बताने वाले हैं। दोस्तों, मोहम्मद गौरी की पैदाइश 1149 में अफगानिस्तान के गौर इलाके में हुई थी। वही गौर इलाका कि जो न सिर्फ अपने दौर में एक मशहूर रियासत था बल्कि साथ ही साथ गजनवी सल्तनत के अंडर में काम किया करता था। वही गजनवी सल्तनत कि जिसकी बुनियाद सुल्तान महमूद गजनवी ने रखी थी। लेकिन दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी के बाद जब धीरे धीरे ये सल्तनत कमज़ोर होना शुरू हुई तो दूसरी छोटी छोटी रियासतों की तरह ही गौरी सल्तनत के हुक्मरान यानी अलाउद्दीन ने भी अपने आप को एक आज़ाद रियासत घोषित कर लिया और बस यहीं से गौरी सल्तनत की बुलंदियों का सफ़र शुरू हो गया। अलाउद्दीन की मौत के बाद उसकी ये गौरी नाम की छोटी सी सल्तनत उसके 2 भतीजों के हिस्से में आई, जिसमें से एक का नाम गयासुद्दीन तो दूसरे का नाम शहाबुद्दीन था। वही शहाबुद्दीन कि जिसे आज पूरी दुनिया सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से जानती है। दोस्तों, अलाउद्दीन के बाद गौरी सल्तनत का सुल्तान तो भले ही गयासुद्दीन को बनाया गया था, लेकिन सल्तनत की लगभग पूरी ही जिम्मेदारी शहाबुद्दीन के कंधों पर दी गई थी। सुल्तान गयासुद्दीन ने न सिर्फ शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को अपना नायब बनाया बल्कि अपने फौज की कमान भी सौंप दी थी। और शायद सुल्तान गयासुद्दीन का ये फैसला उनकी नज़र में उनकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला रहा होगा, क्योंकि दोस्तों, जैसे ही मोहम्मद गौरी को फ़ौज की कमान सौंपी गई थी वैसे ही गौरी सल्तनत ने बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू कर दिया था। मोहम्मद गौरी इतना ज़्यादा बहादुर और होशियार था कि कोई भी इंसान उससे लड़ने के लिए उसके सामने आने से पहले 10 बार सोचा करता था। यही वजह थी कि मोहम्मद गौरी ने देखते ही देखते बहुत जल्द ही पेशावर, मुल्तान, लाहौर जैसे इलाकों के साथ साथ सिंध का पूरा इलाका भी फतह कर लिया था और बहुत जल्द ही छोटी सी गौरी सल्तनत अब एक बड़ी सल्तनत में बदल चुकी थी। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ज़्यादातर इलाके पर अपनी सल्तनत को कायम करने के बाद अब मोहम्मद गौरी के सामने सबसे ख़तरनाक चैलेंज था। न सिर्फ सबसे ख़तरनाक बल्कि ये चैलेंज मोहम्मद गौरी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज भी था। और ये चैलेंज कोई और नहीं बल्कि भारत के इतिहास के सबसे बहादुर राजाओं में से एक राजा यानी पृथ्वीराज चौहान था। वही पृथ्वीराज चौहान कि जिसका राज उस दौर में आज के दौर के मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े इलाकों पर फैला हुआ था। हरियाणा और पंजाब के वो इलाके के जो उस वक्त तक मोहम्मद गौरी के कंट्रोल में नहीं आए थे वो भी पृथ्वीराज चौहान के अंडर ही में
आया करते थे। यानी अगर हम ये कहें कि पृथ्वीराज चौहान का राज ही उस दौर में भारत का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर राज था तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि वरना तो पूरा भारत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। दोस्तों, इतिहासकार लिखते हैं कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की तरफ सबसे पहले एक खत रवाना किया, जिस खत में ये लिखा हुआ था कि जितना जल्दी हो सके तुम हमारी इताअत कबूल कर लो, वरना तो हमसे जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की ये बात मानने से इनकार कर दिया, जिसके जवाब में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की सल्तनत पर हमला करने के इरादे से अपनी फौज लेकर निकल पड़ा। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को इस बात की खबर हुई तो पृथ्वीराज चौहान ने भी फौरन जंग करने की तैयारी शुरू कर दी। पृथ्वीराज चौहान के पास भी एक हद से ज्यादा बड़ी फौज मौजूद थी। साथ ही साथ पृथ्वीराज चौहान की फौज में 3000 से ज्यादा हाथी भी मौजूद थे, जो जंग करने में माहिर समझे जाते थे। आखिरकार इन दोनों फौजों का आमना सामना 1191 में हरियाणा का एक इलाका कि जिसे उस दौर में तराइन के नाम से जाना जाता था, उसमें हुआ। तराइन की इस पहली जंग में दोनों फौजें बड़ी बहादुरी के साथ लड़ी। लेकिन दोस्तों, इस जंग में मोहम्मद गौरी की फौज तादाद में पृथ्वीराज चौहान की फौज से बहुत कम थी, और फिर राजपूत तो वैसे भी हद से ज्यादा बहादुर हुआ करते थे। इसी वजह से मोहम्मद गौरी की फौज के लिए राजपूतों से मुकाबला करना बहुत मुश्किल काम था। राजपूतों ने इस जंग में मोहम्मद गौरी की फौज पर ऐसा जबरदस्त हमला किया कि पहली बार में ही मोहम्मद गौरी की फौज तितर बितर हो गई। मोहम्मद गौरी के जो अपनी फौज के बिल्कुल बीच में यानी सेंटर पॉइंट पर लड़ाई कर रहा था, उसे पृथ्वीराज चौहान के भाई ने देख लिया। पृथ्वीराज चौहान के भाई ने मोहम्मद गौरी के करीब जाकर अपनी तलवार के जरिए से मोहम्मद गौरी पर एक ऐसा जबरदस्त वार किया कि जिस वार को मोहम्मद गौरी बर्दाश्त न कर सका और जख्मी होते ही अपने घोड़े से गिर गया। मोहम्मद गौरी का बस अपने घोड़े से गिरना था, मानो अफगान फौज को ये महसूस हुआ कि हमारे सरदार यानी शहाबुद्दीन की मौत हो गई है, और बस ये महसूस होते ही मोहम्मद गौरी की पूरी फौज ने जंग छोड़कर भागने का फैसला कर लिया। अफगान फौज के भागते ही पृथ्वीराज चौहान को भी फतह हासिल हो गई, और वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान की फौज भी अपनी जीत का जश्न मनाते हुए ये समझकर वापस हो गई कि शायद मोहम्मद गौरी मर चुका है। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद गौरी तो अभी सिर्फ जख्मी था। कुछ देर के बाद ही कुछ अफगान फौजी अपने सरदार को ढूंढते हुए मैदान जंग में वापस आए। जैसे ही मोहम्मद गौरी ने अपने सिपाहियों को देखा तो उन्हें फौरन अपने पास बुला लिया। वो सारे सिपाही अपने जख्मी सरदार को अपने साथ लेकर अफगानिस्तान वापस चले गए, जहां पर जाकर मोहम्मद गौरी का बड़ी अच्छी तरह से इलाज किया गया। हिस्टोरियन लिखते हैं कि इस हार की वजह से मोहम्मद गौरी को बहुत गहरा झटका लगा था, क्योंकि मोहम्मद गौरी के बारे में तो उस दौर में पूरी दुनिया में ये बात मशहूर हो गई थी कि भला मोहम्मद गौरी को तो कोई भी नहीं हरा सकता है। लेकिन जाहिर है कि अब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से हार चुका था। इसीलिए मोहम्मद गौरी ने अब ये कसम खाई कि जब तक वो अपनी इस हार का बदला पृथ्वीराज चौहान से नहीं ले लेगा, तब तक ना तो वो अपने इन कपड़ों को अपने जिस्म से उतारेगा कि जिन कपड़ों में उसकी हार हुई थी, और न ही वो रात के वक्त तन्हाई में अपनी बीवी की शक्ल देखेगा। साथ ही साथ उसने ये भी कसम खाई थी कि वो अपनी हार का बदला लेने तक हमेशा जमीन पर सोया करेगा, यानी कभी भी जमीन के अलावा चारपाई या फिर शाही बेड पर नहीं सोया करेगा। और आखिरकार मोहम्मद गौरी ने जंग करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। लगातार 1 साल तक एक लंबी तैयारी करने के बाद मोहम्मद गौरी 1,20,000 की एक बड़ी फौज तैयार करने में कामयाब हो गया था, और आखिरकार 1192 में मोहम्मद गौरी ने अपनी इस बड़ी फौज के साथ पृथ्वीराज चौहान की सल्तनत पर हमला करने का इरादा किया। क्योंकि दोस्तों, मोहम्मद गौरी की ये भी ख्वाहिश थी कि वो पृथ्वीराज चौहान को उसी जगह पर हराए कि जहां पर उसे हराया गया था। इसीलिए वो अपनी पूरी फौज को लेकर तराइन के उसी मैदान में पहुंचा कि जहां पर तराइन की पहली जंग हुई थी। दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान को जब इस बात की खबर हुई कि मोहम्मद गौरी 1,20,000 की एक बड़ी फौज लेकर हमसे मुकाबला करने के लिए आ रहा है, तो पृथ्वीराज चौहान ने भी अपनी एक बड़ी फौज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और हैरानी की बात यह है कि पृथ्वीराज चौहान अपने आसपास के छोटे छोटे राजाओं को अपने साथ मिलाने में
کامیاب بھی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اب پرتھوی راج چوہان کی فوج 3 لاکھ سے بھی اوپر نکل گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ پرتھوی راج چوہان کی فوج میں 2000 سے لے کر لگ بھگ 3000 تک ہاتھی بھی موجود تھے۔ یہ وہی ہاتھی تھے کہ جو جنگ کرنے میں ماہر ہوا کرتے تھے۔ آخرکار 1192 میں یہ دونوں فوجیں ایک بار پھر سے اسی ترائن کے میدان میں آمنے سامنے ہوئیں کہ جس میں ایک بار پہلے بھی ہو چکی تھیں۔ دوستو، کیونکہ پہلی جنگ میں راجپوتوں نے محمد غوری کی فوج کو بڑی زبردست طریقے سے ہرایا تھا، اسی لیے اس جنگ میں بھی پرتھوی راج چوہان کی فوج کے حوصلے حد سے زیادہ بلند تھے اور انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ہم ہر حال میں جیت جائیں گے، کیونکہ دوستو اس بار تو پرتھوی راج چوہان کی فوج محمد غوری کی فوج سے لگ بھگ تگنی تھی، کیونکہ جہاں ایک طرف محمد غوری کے پاس صرف اور صرف 1,20,000 کی فوج تھی، تو وہیں دوسری طرف پرتھوی راج چوہان کے پاس 3 لاکھ سے بھی زیادہ فوج موجود تھی۔ جنگ سے صرف ایک دن پہلے پرتھوی راج چوہان نے محمد غوری کی طرف ایک خط روانہ کیا، جس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے شہاب الدین، تمہیں اگر اپنی جان پیاری نہیں ہے تو کم سے کم اپنے غریب سپاہیوں پر رحم کرو۔ اگر تم ابھی بھی واپس چلے جاؤ گے تو ہم تمہارا راستہ نہیں روکیں گے اور تمہیں آرام سے جانے دیا جائے گا، لیکن اگر تم ہم سے لڑنے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھو نہ تم صرف ہم سے ہارو گے بلکہ ذلیل ہو کر تمہیں بھاگنا بھی پڑے گا۔ یہ پڑھ کر محمد غوری نے بڑے صبر سے کام لیا، کیونکہ دوستو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ محمد غوری طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہوشیار اور بہادر بھی تھا، اسی لیے اس نے پرتھوی راج چوہان کے اس خط کا بڑی سمجھداری کے ساتھ جواب دیا اور جواب میں لکھا کہ اے پرتھوی راج چوہان، کیونکہ میں اپنی سلطنت کا خود سلطان نہیں ہوں بلکہ میں تو اپنی فوج کا سپہ سالار ہوں اور میری سلطنت کا سلطان میرا بڑا بھائی غیاث الدین ہے، اسی لیے میں تم سے صلح کرنے سے پہلے اپنے بھائی کی اجازت لوں گا، اس کے بعد تم کو جواب دوں گا۔ جیسے ہی یہ خط پرتھوی راج چوہان کے پاس پہنچا تو راجپوت فوج کو محمد غوری کی یہ نرمی دیکھ کر ایسا محسوس ہوا کہ مانو اب جنگ ٹل جائے گی، اور اسی لیے پوری راجپوت فوج رات میں جنگ کی تیاری کرنے کی بجائے اپنے جشن میں بزی رہی۔ وہیں دوسری طرف شہاب الدین محمد غوری نے رات ہی میں اپنی فوج کو تیار کرنا شروع کر دیا تھا اور بڑی محنت کے ساتھ وہ اپنے فوجیوں کو اس جنگ کے لیے تیار کر رہا تھا کہ جو اگلے دن ہونے والی تھی۔ اگلے دن جب صبح کا سورج نکلا تو جہاں ایک طرف شہاب الدین محمد غوری کی پوری فوج لمبی قطاروں میں جنگ کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی، تو وہیں دوسری طرف راجپوت کی پوری فوج اپنے اپنے خیموں میں سو رہی تھی، کیونکہ ان لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں نے تو پوری رات ہی جشن منایا تھا۔ جیسے ہی راجپوت فوج کو یہ خبر ملی کہ شہاب الدین محمد غوری کی پوری فوج جنگ کرنے کے لیے صفے بنا کر تیار کھڑی ہے تو ان کے ہوش اڑ گئے اور انہوں نے جلد بازی میں اٹھ کر اپنی صفے بنانا شروع کر دیں۔ جنگ کے شروع میں جو تیزی اور جو چستی افغان سپاہیوں میں نظر آ رہی تھی وہ راجپوت سپاہیوں میں دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی دن کے آخری وقت تک افغان فوجی راجپوتوں کو شکست نہیں دے سکے، کیونکہ بھلا راجپوت بھی تو راجپوت ہی تھے، ان کو ہرانا بھی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ لیکن پھر دن کے بالکل آخری وقت میں کہ جب دونوں فوجیں آپس میں لڑتے لڑتے تھک کر چور ہو گئی تھیں تو محمد غوری نے اپنی اس 12,000 کی فوج کو حملہ کرنے کا آرڈر دیا کہ جسے محمد غوری نے بچا کر رکھا تھا، تاکہ جب دونوں فوجیں آپس میں لڑتے لڑتے تھک جائیں تو ایک دم سے یہ تازہ دم 12,000 فوجی ان تھکے ہوئے راجپوتوں پر حملہ کر دیں، اور یقیناً محمد غوری کا یہ پلان کامیاب بھی ہو گیا۔ جیسے ہی ان 12,000 تازہ دم فوجیوں نے راجپوت کی لاکھوں کی فوج پر حملہ کیا تو وہ اس کو برداشت نہ کر سکے اور ذرا سی دیر میں لاکھوں کی پوری فوج تتر بتر ہو گئی، اور کچھ دیر کے اندر ہی وہ ان 12,000 فوجیوں سے نہ لڑ پانے کی وجہ سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ پرتھوی راج چوہان جو خود ایک ہاتھی پر سوار ہو کر لڑ رہا تھا، اس نے جب اپنی فوج کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اپنے ہاتھی سے اتر گیا، لیکن ہاتھی سے اترتے ہی فوراً اس کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر قید میں ہی پرتھوی راج چوہان کو قتل بھی کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ دوستو بہت سارے اتہاسکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ پرتھوی راج چوہان کو قید میں نہیں بلکہ خود اس کی سلطنت کی راجدھانی یعنی اجمیر لا کر قتل کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی پرتھوی راج چوہان کی موت سے جڑی اور بھی بہت ساری باتیں لوگوں کے بیچ میں گھومتی رہتی ہیں۔ محمد غوری کی اس جیت کے ساتھ ہی غوری سلطنت بھی اب بہت بڑی ہو چکی تھی۔
जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाके के साथ साथ भारत के भी बिहार के इलाके तक फैल चुकी थी। इस जीत के फौरन बाद मोहम्मद गौरी ने भारत के अपने जीते हुए लगभग सभी इलाकों को अपने गुलामों के हवाले किया और वो खुद गजनी की तरफ रवाना हो गया। उसी दौर में ही मोहम्मद गौरी के भाई यानी गयासुद्दीन का भी इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से अब उनकी मौत के बाद गजनी के लोगों ने शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को अपना सुल्तान बना लिया और बस यहीं से मोहम्मद गौरी को अब सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से भी जाना जाने लगा। दोस्तों, मोहम्मद गौरी की क्योंकि कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी में अक्सर ये कहा करते थे कि मेरे वारिस मेरे गुलाम हैं। और यही वजह थी कि जब मोहम्मद गौरी का इंतकाल हुआ तो उनकी सल्तनत उनके गुलामों में ही बांट दी गई थी। भारत के जीते हुए तमाम इलाके मोहम्मद गौरी के उस गुलाम के हाथों में आए कि जिसे आज हम सब लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानते हैं। वही कुतुबुद्दीन ऐबक के जो न सिर्फ हमारे देश भारत के पहले मुस्लिम सुल्तान थे, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने उस कुतुब मीनार की भी बुनियाद रखवाई थी कि जो आज पूरी दुनिया में मशहूर है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिसमें हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुँचे। तो भाई लोग, कैसे लगी शहाबुद्दीन गौरी की हिस्ट्री? वाकई में एक बार आए हिंदुस्तान, शिकस्त हुई, फिर गए, फिर फौज इकट्ठा किए, अब की आए, दिमाग लगाए, बताओ आपकी सबको हरा दिया, हिंदुस्तान पे अपना कब्जा जमा दिया। वाकई में पहले के लोग वाकई में दिमाग लगाते थे, बड़ी से बड़ी जंग को ऐसे ही जीती जाती थी। और भाई लोग, कैसे लगी वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोग को ऐसे ही जानकारी मिलती रहेगी। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही कोई भाई को दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।